हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी यूजीसी नेट जेआरएफ के यूनिट 5 में लगे कवियों में से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में पढ़ाऊंगी। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि यूनिट 5 में जो अयोध्या सिंह उपाध्याय है वो कहाँ पे है। जैसा कि आप सिलेबस देख सकते हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ये यूनिट 1 हो गया और यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध इनके बारे में बताऊंगी आपको और उनके प्रिय प्रवास के बारे में, क्योंकि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको ये ऐसा बताई थी कि पहले आधुनिक काल के कवियों को पढ़ेंगे और फिर आदिकाल के कवियों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आधुनिक काल के जो कवि हैं उनके बारे में प्रश्न ज्यादा बनता है उनसे। और यूनिट 5 ऐसी यूनिट है जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं नेट और जेआरएफ में। जहां तक कि देखा जाए टीजीटी पीजीटी में भी सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो सबसे पहले हम आधुनिक कवियों के बारे में पढ़ लेते हैं और फिर उसके बाद हम आदिकाल के कवियों के बारे में पढ़ेंगे। आज मैं अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में ऐसा भी बताऊंगी कि उनकी रचनाओं को ट्रिक वाइज कैसे याद किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये जान लेंगे कि उन्होंने जो 1 लाइन 2 लाइन में हमको बताया है वो कैसे बताए हैं। जैसे 1900 ईस्वी में नागरिक प्रचारी सभा के गृह प्रवेशों के समय हरिऔध ने एक कविता पढ़ी थी, जिसको शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में भी रखा है। जैसे उन्होंने इस लाइन से हम अपनी भी सीख ले सकते हैं, अपना लाइफ लेसन भी बना सकते हैं इसको। जैसे 4 डग हमने भरे तो क्या किया, 4 डग हमने भरे तो क्या किया, है पड़ा मैदान कोसों का अभी। इसको चाहे तो हम अपनी लाइफ लेसन भी बना सकते हैं और चाहे तो उसे पढ़ के भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम अयोध्या सिंह उपाध्याय के बारे में जानेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जिनकी जीवनी के बारे में सबसे पहले हम जान लेंगे, उनकी जीवनी सबसे पहले पढ़ेंगे, जीवन वृत्ति यानी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में हुआ था। अगर आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आपको पता होगा आजमगढ़ जिला है, और अगर दूसरे किसी राज्य से होंगे तो शायद आपको ना पता हो, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश के होंगे तो आपको पता होगा। निजामाबाद नामक स्थान में 15 अप्रैल 1865 में हुआ था। 1865 यानी द्विवेदी युग जब चल रहा था। द्विवेदी युग नहीं, भारतीय युग चल रहा था, लेकिन द्विवेदी युग के हैं। इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ सिंह उपाध्याय और माता का नाम रुक्मणी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा निजामाबाद आजमगढ़ में हुई। 5 वर्ष की अवस्था में चाचा ब्रह्मा सिंह उपाध्याय ने इन्हें संस्कृत, ज्योतिष और फारसी पढ़ाना शुरू किए। यानी संस्कृत, ज्योतिष और यानी 3 विषय वो 5 वर्ष की अवस्था से ही पढ़ना शुरू कर दिए। मुंशीराम प्रहलाद उनके अरबी फारसी के शिक्षक थे। 17 वर्ष की उम्र में इनका विवाह पंडित विष्णुदत्त मिश्र की पुत्री अनंत कुमारी से हो संपन्न हुआ। उच्चतर शिक्षा यानी हायर एजुकेशन काशी के क्वींस कॉलेज में अंग्रेजी से शुरू किए। किससे शुरू किए? अंग्रेजी से शुरू किए। लेकिन वो शिक्षा उनको छोड़नी पड़ी क्योंकि वे अस्वस्थ हो गए थे, यानी वो किसी कारण से बीमार हो गए थे और उनको ये शिक्षा छोड़नी पड़ी। सन 1889 ईस्वी में कानून गो पद पर नौकरी शुरू किए। संभवतः 1932 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक रूप से अध्यापन कार्य किए। हरिऔध अगस्त गोत्रीय शुक्ल यजुर्वेदी ब्राह्मण कुल के थे, यानी वो ब्राह्मण थे, जो पर निजामाबाद आने पर सिख धर्म स्वीकार कर लिए। बताओ, धर्म भी उन्होंने बदल दिए थे। इनके साहित्यिक गुरु का नाम बाबा सुमेर सिंह था, जिसको अपने को ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। सुमेर सिंह का उपनाम हरि सुमेर
और सुमेर हर भी था। उपाध्याय सिंह हरिऔध जी ने भी अपना उपनाम अयोध्या औध सिंह हरि इन शब्द का विपर्य का पर्यायवाची शब्द हरिऔध बनाया गया। ठीक है। हरिऔध जी हिंदी के साथ साथ संस्कृत, अरबी, फारसी, बांग्ला के भी अच्छे ज्ञाता थे। सोचो कितनी भाषाओं के बारे में जानते थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन में उन्हें 1924 ईस्वी में सम्मेलन का सभापति भी बनाया गया और विद्या वाचस्पत की उपाधि से सम्मानित किया गया। हरिऔध जी की मृत्यु 16 मार्च 1947 को हुई। 1865 में इनका जन्म हुआ और 1945 को इनकी मृत्यु हुई। हरिऔध जी आधुनिक काल के द्विवेदी युग के प्रसिद्ध कवि थे। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने हरिऔध को आधुनिक काल का सूरदास कहा। क्या कहा? सूरदास कहा। इन्हें कवि सम्राट भी कहा जाता है। क्या? इन्हें कवि सम्राट के भी नाम से जाना जाता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य बातें हैं। अभी हरिऔध जी की रचनाएं पढ़ेंगे और रचनाओं को किस तरीके से याद रखना है उसकी ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगी। जैसे कबीर को, ये स्फुट काव्य है। कबीर कुंडल, कृत शतक और इनको क्रम से भी हमको ध्यान में रखना है। रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिधि, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु प्राण, प्रेमाम्बु प्रवाह। इनका प्रेम से, जैसे प्रेमचंद ने कुछ कहानियां प्रेम प्रेम करके लिखे हैं, वैसे इन्होंने भी अपनी रचनाएं किए हैं। प्रेम पुष्पहार 1904 में हुआ। उद्बोधन, काव्योग पवन 1909 में। कमवरी, ऋतु मुकुर, चौखे चौपदे, ये इम्पोर्टेंट है। चुभते चौबते, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पद्य प्रसून, ये भी इम्पोर्टेंट है। पद्य प्रमोद, बोलचाल, रस कलश, ये भी इम्पोर्टेंट है। फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, ये सब भी इम्पोर्टेंट है। हरिऔध सतसई, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मर्म स्पर्शी, प्रसिद्ध स्फुट काव्यों में ये चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्य प्रसून, फूल पत्ते, ग्राम गीत स्फुट काव्य हैं ये, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं इनकी। हरिऔध ने रस कलश, प्रेमाम्बुवारी तथा प्रेमाम्बु प्रवाह की रचना ब्रज भाषा में की। किसमें किए? इन रचनाओं को इन्होंने ब्रज भाषा में किए। रस कलश एक रीति ग्रंथ है, ये भी ध्यान में रखना है। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे मुहावरेदार है, बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। मुहावरेदार है और ये बोलचाल की भाषा में लिखी गई है। अभी यहाँ से तो हमारा बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ही है, जिसको हम जानते ही हैं। प्रिय प्रवास, जो हमको पढ़ना है। प्रिय प्रवास जो 1914 में हुआ। पारिजात 1937 में। वैदेही वनवास 1940 में। नाटक प्रद्युम्न विजय, रुक्मणी परिचय, ये भी इम्पोर्टेंट है। उपन्यास है इनका प्रेम कांता, अधखिला फूल, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अनुवाद मतलब वो रचनाएं दूसरे भाषा में थी, लेकिन इन्होंने अपने भाषा में किए। वेनिस का वाका, रिपवान विंकिल, नीति निबंध, उपदेश कुसुम, विनोद वाटिका स्फुट काव्य संग्रह इनकी है। आलोचना, इन्होंने आलोचनाएं भी की है, आलोचना के ऊपर भी लिखा है। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, कबीर वचनावली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को ध्यान में रखना है। पारिजात 15 सर्गों में है, ये पारिजात 15 सर्गों में है, जो हमको ध्यान में रखना है। इसमें धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को आधार बनाया गया है। किसको? धार्मिक और आध्यात्मिक विषयों को। पारिजात महाकाव्य के कुछ सर्गों के नाम है, जैसे दृश्य जगत, अंतर जगत, सांसारिकता, स्वर्ग, कर्म विपाक, प्रलय प्रपंच, सत्य का स्वरूप, परमानंद आदि। ये सब तो इनकी रचनाएं हो गई है, लेकिन इन रचनाओं को अपने को याद कैसे करना है उसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इसको हो सकेगा तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना और 3-4 बार पढ़ना, तो उसकी ट्रिक आपको ध्यान में हो जाएगी।
देखिए ट्रिक क्या है इसकी, आप उस रचनाओं को एक साइड में रखना और एक तरफ इसको रखना, फिर आपके समझ में आएगा और उसको कम से कम इसको 5 बार पढ़ना और आपके ध्यान में आ जाएगा। प्रिय रस प्रेमी प्रेम प्रवाह में प्यारा उद्यान काव्य कर्म करता सुदूर, चोखे चाँद चुपके प्रसन्न प्रमोद में बोलता, रस फूल कल्प ग्राम बाल सतसई मर्म समझ जाता। ये अपने को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। और अभी हम प्रिय प्रवास के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे एनटीए ने हमारे सिलेबस में दिया गया है। जैसे इसका प्रकाशन 1914 में हुआ था प्रिय प्रवास का। यह 17 सर्गों में है। कितने सर्गों में? 17 सर्ग। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। काव्य भाषा, उसकी काव्य भाषा कैसी है? किसकी? प्रिय प्रवास की। इसलिए खड़ी बोलचाल में मुझको एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता देख पड़ी जो महाकाव्य हो और ऐसी कविता में लिखा गया हो जो भि भिन्न तुकांत कहते हैं। भिन्न तुकांत यानी सबसे ज़्यादा भिन्न हो और तुकों से मिली हुई हो। जैसे इसमें कौन-कौन सी आती है? कविता प्रणाली। कविता प्रणाली में कहा जाता है कि भिन्न तुकांत कविता सुविधा के साथ की जा सकती है और उसमें विचार स्वतंत्रता, सुलभता और अधिक उत्तमता से प्रकट किए जा सकते हैं। यह बात सिर्फ किसी अंश में सत्य है, परंतु मैं यह जानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि केवल इसी विचार से अनत्यानुप्रास विभूषित कविता की आवश्यकता नहीं है। इसकी काव्य वृत्ति कैसी है? हिंदी भाषा के छंदों में संस्कृत वृत्त खड़ी बोली कविता के लिए अधिक उपयुक्त है। इसकी भाषा शैली, प्रिय प्रवास की भाषा संस्कृत गर्भित है, यानी उसमें संस्कृत के कुछ शब्द मिले हुए हैं। इसमें हिंदी के स्थान पर संस्कृत का रंग अधिक है, यानी खड़ी बोली तो कहा गया है लेकिन इसमें संस्कृत के रंग ज्यादातर मिलते हैं। इस ग्रंथ की भाषा संस्कृत गर्भित है, क्योंकि अन्य प्रांत वालों में यदि समादार होगा तो ऐसे ही ग्रंथों का होगा। भारतवर्ष भर में संस्कृत शब्दों का बाहुल्य है, यानी संस्कृत शब्द आज भी हमको पढ़ने को मिलते हैं। इन संस्कृत शब्दों को यदि अधिकता से ग्रहण करा जाए तो देखते हैं। आज मैं आप लोगों को प्री प्रवास के इसके बारे में बताऊंगी अभी, क्योंकि प्री प्रवास से ही हमारे सिलेबस में है, तो सबसे पहले हम प्री प्रवास के बारे में जान जाएंगे। जैसे उस महाकाव्य से क्या हुआ है। द्विवेदी मंडल के प्रसिद्ध कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद विरचित प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ये खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं, इसको जरूर अपने नोट्स में लिखना। इस महाकाव्य की रचना सन 1909 से प्रारंभ होती है और 24 फरवरी 1913 को समाप्त होती है, यानी 1909 से 1913 तक कितने साल तक इस रचना हुई? कितने सालों में? 4 सालों में। प्रिय प्रवास का प्रकाशन सन 1914 ईस्वी में हुआ, मतलब 13 में वो कंप्लीट हुआ और 14 में उसका प्रकाशन हुआ। प्रिय प्रवास के कथा का आधार भगवत पुराण है। क्या है? भगवत पुराण, जिसको ध्यान में रखना है। प्रिय प्रवास का नाम पहले ब्रजांगना विलाप था, जो मुझे लगता है कि इसके पहले के इसमें जो अपना रिटेन एग्जाम हुआ था तब उसमें आया था ये, उसका पहले नाम क्या था, जिसे बाद में कथा वस्तु को ध्यान में रखते हुए प्रिय प्रवास रखा गया। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, इसे मंगलाचरणात्मक पद कहा जा सकता है। इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। जैसे यह संपूर्ण महाकाव्य अतुकांत शैली तथा संस्कृत निष्ठ हिंदी में रचित है। इसमें केवल संस्कृत के ही वृत्तों को अपनाया गया है। इस संपूर्ण महाकाव्य 17 सर्गों में विभक्त है। इस महाकाव्य में कुल 1569 छंद हैं, इसको भी ध्यान में रखना, ये भी पूछा जा सकता है। पूरे महाकाव्य में संस्कृत के 7 छंदों का प्रयोग हुआ है।
सात छंद कौन कौन से हैं? मंदाक्रांता, द्रुत विलंबित, वंशस्थ, मालिनी, वसंत तिलका, शार्दूल विक्रीडित तथा शिखरणी। मतलब इसमें ये सबसे ज्यादा हुआ है, इसके बाद ये हुआ है, आप देख लेना उसको। जब महाकाव्य पढ़ाऊंगी तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। इस महाकाव्य में मंदाक्रांता छंद 32 बार, द्रुत विलंबित छंद 30 बार, वंशस्थ छंद 17 बार, मालिनी छंद 14, वसंत तिलका छंद 7 बार तथा शार्दूल विक्रीडित छंद 4 बार और शिखरणी छंद 1 बार आया है। प्रथम और द्वितीय सर्ग के केवल द्रुत विलंबित छंद का ही प्रयोग हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है। शिखरणी छंद का प्रयोग केवल सप्तदश 17वें सर्ग में हुआ है। प्रिय प्रवास महाकाव्य और मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला। इस महाकाव्य का प्रधान पात्र कृष्ण जी नहीं, राधा है। ये पहली बार आप सुने होंगे कि कृष्ण यहाँ इसके पात्र नहीं है, जबकि राधा है। प्रिय प्रवास का नायक श्री कृष्ण को विश्व रक्षक तथा महामानव के रूप में चित्रित किया गया है। पहली बार इस महाकाव्य के द्वारा कृष्ण काव्य और कृष्ण लोक रंजन से लोक रक्षक और लोक व्यवस्थापक के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। इस महाकाव्य में कृष्ण के मथुरा गमन, उनके विरह में दुखी ब्रजवासी विशेषकर राधा तथा उद्धव के आगमन एवं पुनर्गमन की कथा वर्णित है। प्रिय प्रवास में वर्णित 7 दिनों की वृष्टि के जलमग्न ब्रजवासियों की प्राण रक्षा कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाकर नहीं करते, बल्कि सभी लोगों को सुरक्षित कंदराओं में पहुंचाकर करते। ये पहली बार आप देखे होंगे कि यहाँ पर गोवर्धन पर्वत ना उठाकर कंदराओं की गुफा में कृष्ण भगवान सबको सुरक्षित रखते हैं। इस महाकाव्य में राधा केवल विरहिणी के रूप में ही चित्रित नहीं हुए हैं, बल्कि उनका निजी दुख समाज के दुख में विलीन हो जाता है। वह परकिया नहीं, देश सेविका रूप में प्रतिष्ठित होती हैं। प्रिय प्रवास का मूल भाव रति ही नहीं, प्रेम है। इस महाकाव्य हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। प्रिय प्रवास के राधा कृष्ण का चित्रित राष्ट्रोद्धार तथा समाज की सेवा व्रत में ओतप्रोत है, जो एक सर्वथा नूतन आदर्श को प्रस्तुत करता है। नंद एवं यशोदा के पुत्र वियोग व्यथा का जैसा वर्णन हरिऔध जी ने किया, वैसी परिवर्ती किसी कवि ने नहीं किया। यानी जैसा हरिऔध जी ने किया है, वैसा किसी और ने नहीं किया है। इस महाकाव्य में विप्रलंब श्रृंगार अंगिरस के रूप में है। यह आदि से अंत तक है। प्रिय प्रवास में सर्वाधिक मार्मिक भाव व्यंजना पवन दूत प्रसंग के भाव प्रवण स्थलों पर हुई है। उद्धव ब्रज धाम में 6 महीना रहते हैं। कितने महीने? 6 महीने। कटते त्रुटियों के बावजूद भी प्रिय प्रवास को हिंदी का वर्तमान महाकाव्यों का अग्रदूत स्वीकारा जा सकता है। इस तरीके से मैंने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में बता दी हूँ। इसमें मैं और छोटा बताना चाहती थी, लेकिन इनका इतना बड़ा है तो अभी भी पूरा नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा ये वीडियो तो आप कमेंट करना, मैं आगे की भी जानकारी बताऊंगी, आगे और भी कवियों के बारे में मैं बताऊंगी। और अगर पसंद आएगी मेरी वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।